हेलो बेटा। आज का आपका टॉपिक है इकोलॉजी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो टर्म है इकोलॉजी, इसका क्या मीनिंग होता है। इकोलॉजी का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब आप लोगों को अच्छे से मीनिंग पता लग जाता है, जैसे आप के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, इट्स कॉन्सेप्ट इस एंड स्कोप या सब विजन ऑफ, तो आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, या तो आप उसके टाइप्स लिख देते हैं या सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखते हो। आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना आना चाहिए, उसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए प्रॉपर क्या होता है इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जो मेन वो आता है कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, साइंस ऑफ रिलेशनशिप। इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी होती है हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, सबसे पहले जो इकोलॉजी वर्ड आया था वो आया था प्लांट स्टडी के लिए। ठीक है, कि किस प्रकार से जो भी सारे आपके प्लांट्स वगैरह है या प्लांट इकोलॉजी है वो कैसे सरवाइव करती है। फिर आता है इसमें इंटरकनेक्टेड वेब। इट्स एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंट म्यूचुअली रिएक्शन इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप शेप लाइफ ऑन द अर्थ, किस प्रकार से शेपिंग हुई है। ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। तो जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में हम क्या स्टडी करते हैं, क्लाइमेट, सोयल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग कंपोनेंट दैट अफेक्ट लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग बींग्स, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो या जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल, ये सारे किस पे डिपेंड होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट पे। जब इन दोनों को कनेक्ट करके कैसा रिलेशनशिप है, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ग्रोथ होती है चीज़ों की, इन सब को इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। हाउ ऑर्गेनिज्म अफेक्ट एंड एरिया अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग ईच अदर। इवोल्यूशन ऑफ द टर्म इकोलॉजी, कि जो इकोलॉजी वर्ड है वो कैसे इवोल्यूट हुआ है। 1859 में सेंट गोर्ज ने नियोटोलॉजी डिस्क्राइब किया कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। 1869 में जो मेन है इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया है, हैकल ने यूज किया। और इकोलॉजी वर्ड यूज किया था इन्होंने डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, कि अपने एनवायरनमेंट के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन है, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है। फिर आता है मॉडर्न यूजेज, कि गॉर्ज जॉनसन ने हेक्सोलॉजी को डिस्क्राइब किया था कि ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरनमेंट कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करते हैं, इन सब के बारे में। रोल ऑफ चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी अपनी। डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था इवोल्यूशन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन होता है प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इकोलॉजिकल के बारे में। स्पीसीज ओरिजिन इन्होंने अपनी बुक भी दी है, कि हिज वर्क क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हेल्प्ड एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनिज्म अडप्ट टू एनवायरनमेंट ओवर टाइम, कि जो जितना ताकत, जिसमें जितनी एनर्जी होती है, जितना ज़्यादा ग्रो करता है, वही क्या है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी, डार्विन थ्योरी प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ स्पीसीज इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। इथोमोलॉजी वेयर इकोलॉजी कम्स फ्रॉम, कि हमारे कैसे निकले हैं ये वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। द टर्म इकोलॉजी, जो इकोलॉजी टर्म है उसका क्या मीनिंग होता है, दो वर्डों से बना है ये, ओकोस और लोगोस। ओइकोस का मीनिंग क्या होता है, हाउस या ड्वेलिंग प्लेस बोल सकते हैं, हैबिटाट बोल सकते हैं, या एनवायरनमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, एक सेकंड बेटा। तो नेक्स्ट है आपका इसमें लोगोस, क्या होता है कि डिस्कोर्स करना, रिप्रेजेंटिंग, स्टडी या उसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर होम और हैबिटाट, कि कहाँ पे किस प्रकार के एलिमेंट्स आपके वो हैं, कौन किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है।
स्कोप ऑफ इकोलॉजी, जो आपके मेन क्वेश्चन में आता है कि स्कोप क्या है इसका। ऑर्गेनिज्म लेवल का है, पॉपुलेशन लेवल पे भी है। जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल में आप स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल लिविंग बीइंग्स एंड देयर एडेप्टेशन, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सर्वाइव करते हैं किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में, कैसे अडेप्टेशन करते हैं, जहाँ पे जिस प्रकार की क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। पॉपुलेशन का लेवल क्या है, ग्रुप्स ऑफ सेम स्पीसीज इंटरेक्शन, कि कितनी वैरायटी पाई जाती हैं प्लांट्स की। जो फ्लोरा फना जो आप लोग वर्ड सुनते हो अपने ज्योग्राफी में, वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, सिमिलर हैं या मिक्स वैरायटी पाई जाती हैं। कम्युनिटी लेवल क्या है, डिफरेंट स्पीसीज हैं लिविंग टुगेदर, कि अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज है वो एक साथ मिलके रहना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इकोलॉजी बन जाती है। जैसे हर अलग अलग टाइप्स की इकोलॉजी पाई जाती है रीजन के वाइज। इकोसिस्टम लेवल कैसा है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी दो अलग वर्ड हैं। इकोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है कैसे इंटरेक्ट है। इकोसिस्टम बनता है बायोटिक और एबायोटिक जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, जब उनके बारे में स्टडी होती है तो वो बन जाता है इकोसिस्टम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, वो बन जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इन एनवायरनमेंट ज्योग्राफी स्पेशल पैटर्न को दिखाता है। हाउ इकोलॉजिकल प्रोसेस vary across different geographical location and landscape। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को दिखाता है कि मनुष्य कैसे सर्वाइव करता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट इकोलॉजिकल सिस्टम। क्लाइमेट रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। हाउ क्लाइमेट पैटर्न शेप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, कि जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मनुष्य की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, किस प्रकार का इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट होता है। कुछ की पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी, जैसे हैबिटाट होता है घर, आवास, निवास क्षेत्र। द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, कि जो भी प्लांट्स हैं उनका भी एक अलग से हैबिटाट होता है, घर होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या करते हैं, अपना एक उनका एरिया होता है, घर होता है। नीचे क्या होता है, द यूनिक रोल द पोजिशन एंड ऑर्गेनिज्म हैज़ इन इट्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन एंड रिसोर्सेज यूज, कि इन किसको इंटरेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को, ऑर्गेनिज्म से मिल के बनता है, और रिसोर्स जो यूज करते हैं। अडप्टेशन वर्ड क्या होता है, हाउ ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम टू बेटर सर्वाइव इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इंटरडिपेंडेंस द म्यूचुअल रिलायंस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल, कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी टुडे, आज के टाइम पे इकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है कंजर्वेशन के लिए। अब जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ा है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेटर हो गए हैं, तो जितने भी फैसिलिटीज़, जितनी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे यूज हुई हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई हैं। पहले जो 1869 में जो इकोलॉजी वर्ड उभर के आया था उसमें सिर्फ यही था कि प्लांट्स की स्टडी करना, एनिमल की स्टडी करना, कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब से मनुष्य ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में लेके आया है, ठीक है, डिटर्मिनिज्म से जब वो पॉसिबिलिज्म में आया है, तो उसने अडप्टेशन की बजाय क्या किया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्वाइव किया, आगे बढ़ा। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो भी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो इकोलॉजी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस बढ़ी, जैसे कंजर्वेशन के लिए यूज हुआ। Ecology help us understand and protect biodiversity and engage species, कि जितनी भी प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, अब कह रहे हैं कि ये वाली स्पीसीज ख़त्म हो रही हैं, ये पेड़ पौधे, ये प्रजातियाँ, तो उनके रख रखाव के लिए कंजर्वेशन करने की आवश्यकता पड़ी, इकोलॉजी को समझना पड़ा। फिर आता है क्लाइमेट एक्शन, इकोलॉजिकल जो नॉलेज है असेंशियल एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एट इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, तो इकोलॉजी को समझना, अंडरस्टैंड करना, इसकी इम्पोर्टेंस को समझाना बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। सस्टेनेबल फ्यूचर क्या होता है कि इकोलॉजी
सस्टेनेबल फ्यूचर में आएगा बेटा आपका ecology guide us toward sustainable practices that balance human needs with environmental health कि मनुष्य की जितनी भी नीड्स हैं उनको भी पूरा करे लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म करे बिना, वो होता है सस्टेनेबल, कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और मनुष्य भी सर्वाइव करे, उसकी सारी नीड कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वे से आप लोगों के लिए ये पीपीटी स्लाइड या वीडियो जो भी है आपके लिए बनाई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, टाइम और चाहिए, तो मैं और ज़्यादा टाइम दे के आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ अभी ये एक वो है एग्ज़ाम ओवरव्यू से कि आप जैसे थोड़े से टाइम पे अच्छी तैयारी करके अपने मार्क्स लेके आ सकते हो।